नमस्कार दोस्तों, एसवीबी बैंक की जो वीडियो सीरीज हमारी चल रही थी उसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। फिर से वो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपकी एफडीज सेफ है? क्या आपने जो बॉन्ड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसे रखे थे वो सही डिसीजन था? क्या सिलिकॉन वैली बैंक जैसे एपिसोड्स इंडिया में भी हो सकते हैं? क्या सिलिकॉन वैली बैंक एपिसोड से इंडियन इक्विटी मार्केट्स और भी टूटेंगे? क्या एसवीबी के एपिसोड से आपकी स्टार्टअप वाली जॉब चली जाएगी? चलिए इस पार्ट 2 में हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये वीडियो सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको पहले देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप अगर वो एपिसोड देख लेंगे तो आपको ये एपिसोड की चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। चलिए आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, लेकिन तब तक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। एसवीबी के एपिसोड की इम्प्लीकेशंस को हम 3 हिस्सों में समझेंगे। एक होगा मैक्रो, दूसरा होगा इम्पैक्ट ऑन स्टार्टअप सेक्टर और तीसरा होगा इम्पैक्ट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। मैक्रो से शुरुआत करते हैं। एसवीबी के एपिसोड के कारण यूएस के इंडाइसेस 2% तक गिरे थे। इंडिया की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी भी 2% गिरा था, लेकिन ये एक सेंटिमेंटल फॉल था, मतलब ये मोमेंटरी गिरावट थी। इंडियन बैंकिंग सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट है, जिसके कारण इस एपिसोड से इंडियन इक्विटी इंडाइसेस पे इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ और एक चीज देखने लायक हुई है। एसवीबी के एपिसोड के कारण ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस और गिरने लगे हैं। जैसे क्रूड जैसी कमोडिटी में करीब 10% तक की गिरावट देखी गई थी। इंडियन इकोनॉमी को इससे फायदा हो सकता है। कैसे? जानने के लिए मेरा गेन फ्रॉम रिसेशन पार्ट 1 का वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। मुझे पता है कि आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा और आपको याद होगा कि हमने पॉइंट नंबर 3 में ट्रेड मूवमेंट्स का डिस्कशन किया था और उसमें ये डिस्कस किया था कि इंडिया जो कमोडिटीज इंपोर्ट करती है उनकी प्राइसेस कम होने से इंडिया के ट्रेड मूवमेंट्स फेवरेबल होने की पॉसिबिलिटी है और इससे इंडिया को फायदा हो सकता है। ये तो मैक्रो की बात हुई। अगर पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो सिलिकॉन वैली बैंक एपिसोड के 2 इम्पैक्ट्स हैं। एक है इम्पैक्ट्स ऑन स्टार्टअप सेक्टर और दूसरा, जैसे मैंने बताया था, इम्पैक्ट्स ऑन आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। स्टार्टअप सेक्टर की पहले बात करते हैं। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि बहुत सारे सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स एसवीबी से रिलेटेड थे। या तो उन्होंने एसवीबी में अपने डिपॉजिट्स रखे थे या तो एसवीबी ने इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया था। ये स्टार्टअप्स जो एसवीबी से डायरेक्टली रिलेटेड थे, उन पे 3 टाइप का इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहला इम्पैक्ट, जो पैसा स्टार्टअप्स ने एसवीबी के पास डिपॉजिट किया था वो पैसा कितना और कब वापस मिलेगा, ये अनसर्टेनिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी फंडिंग विंटर चल रहा है। फंडिंग विंटर के कारण स्टार्टअप्स को अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस करने के लिए पैसा तो चाहिए। अगर ये पैसा डिपॉजिट से नहीं आया तो स्टार्टअप्स अपने रूटीन एक्सपेंसेस जैसे पेरोल उनको कैसे ऑनर कर पाएंगे? और अगर ये रूटीन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए स्टार्टअप्स को बोरोइंग लेना पड़ा तो आपको और मुझे पता है कि अभी इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही हाई है, तो ये स्टार्टअप्स को बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो चूंकि स्टार्टअप्स का पैसा एसवीबी में अटका हुआ है, उनके रूटीन ऑपरेशंस को बहुत इम्पैक्ट हो रहा है और उनके बोरोइंग्स की कॉस्ट भी बढ़ रही है। दूसरा इम्पैक्ट हो गया रीअलोकेशन चैलेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ? जो पैसा स्टार्टअप्स ने एसवीबी में रखा था, वो पैसा जब और जितना वापस आ जाए, उसके बाद उन पैसों को कहाँ रखना है, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हमने इस सीरीज के पार्ट 1 में ये बात की थी कि सिलिकॉन वैली बैंक एक टेक फॉरवर्ड बैंक है और टेक फॉरवर्ड बैंक होने के कारण स्टार्टअप्स के लिए उनके साथ डील करना बहुत ही इजी था। ये चीज सारे ट्रेडिशनल बैंक्स के साथ सही नहीं है। ट्रेडिशनल बैंक्स में बहुत सारे कंप्लायंसेस और रेगुलेशंस होते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के एपिसोड से स्टार्टअप्स ये समझ गए हैं कि अपना पूरा पैसा एक पर्टिकुलर बैंक में रखना नहीं चाहिए। तो इंडियन स्टार्टअप्स जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है, वो गुजरात में गिफ्ट सिटी जो है वहां स्थित बैंक ब्रांचेस में अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए दौड़ रहे हैं। करीब $100 मिलियन तक की डिपॉजिट्स इस एपिसोड से गिफ्ट सिटी की तरफ मूव कर चुकी है। और तीसरा रीजन है कि ये एपिसोड स्टार्टअप्स के एक्सपेंशन प्लान्स को हर्ट करेगा। अभी एक्सपेंशन प्लान्स हर्ट होने से मुझे और आपको क्या फर्क पड़ेगा?
फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंशन प्लान्स का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है एचआर स्ट्रेटेजी के साथ। एचआर स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी होता है, और अगर एक स्टार्टअप एक्सपैंड करता है तो उसको और मैन पावर की जरूरत रहती है। लेकिन अगर एक स्टार्टअप कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है तो वो अपना एग्जिस्टिंग मैन पावर को ले ऑफ कर देता है। इसलिए मुझे और आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम ऐसे स्टार्टअप के लिए काम कर रहे हैं जो सिलिकॉन वैली बैंक से इम्पैक्टेड है। अगर हाँ, तो हमें उसमें कितना फ्यूचर दिख रहा है। वो स्टार्टअप क्या ऐसे स्टेप्स ले रहा है जिससे उसके एम्प्लॉयज का फ्यूचर वहाँ सिक्योर है। उतना ही नहीं, हमें अपने आप को रेलेवेंट प्रूव करना पड़ेगा अपने स्किल सेट्स को बढ़ा के और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अकाउंटेबिलिटीज को पूरा करके। सिलिकॉन वैली बैंक के एपिसोड से जो इंडियन स्टार्टअप्स को इम्पैक्ट हुआ है उनका नंबर करीब करीब 80 है, लेकिन ये इम्पैक्ट उन 80 स्टार्टअप्स तक सीमित नहीं है। सिलिकॉन वैली बैंक के एपिसोड से पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने वाला है। इसका एग्जांपल है कि वाई कॉम्बिनेटर, जो विश्व का एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इंक्यूबेटर है, वो सिलिकॉन वैली बैंक का एक बहुत बड़ा पार्टनर था। उसकी सिलिकॉन वैली बैंक के साथ बहुत बड़ी बैंकिंग रिलेशनशिप थी, तो वो इंक्यूबेटर सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैब से इम्पैक्ट होने वाला है। और ये इम्पैक्ट होने के कारण जो स्टार्टअप्स इंक्यूबेट हुए थे वाई कॉम्बिनेटर के इकोसिस्टम में, उन्हें भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होने वाला है। तो अगर सारांश में देखा जाए तो जो स्टार्टअप सिलिकॉन वैली बैंक से डायरेक्टली कनेक्टेड थे उनको तो इम्पैक्ट जरूर होगा, लेकिन जो स्टार्टअप सिलिकॉन वैली बैंक से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे उनको भी एसवीबी के एपिसोड और फंडिंग विंटर के कारण इम्पैक्ट जरूर हो सकता है। एसवीबी एपिसोड का पर्सनल एंगल से दूसरा बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में आने वाला है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के डिस्कशन में हम 3 चीजों की बात करेंगे। एक है एफडीज, दूसरा है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज और तीसरा है गोल्ड। दोस्तों, हम सब ने एफडीज में इन्वेस्ट किया होता है, लेकिन हमने कभी भी रुककर ये सोचा है कि हमारा एफडी का पोर्टफोलियो कैसा है। क्या एफडी का पोर्टफोलियो? आप बोलोगे एफडी तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, ये थोड़ी ना स्टॉक्स है कि उसका एक पोर्टफोलियो होगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रुकिए दोस्तों, अवेयर रहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इंग्लिश में कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपको आपकी सारी सेविंग्स एक बैंक की एफडी में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके पास 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है और आपको वो पैसा एफडीज में इन्वेस्ट करना है, तो आप 1 लाख रुपया 5 बैंक में डाल सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? क्या आपको याद है कि पिछले एपिसोड में हमने ये डिस्कस किया था कि सिलिकॉन वैली बैंक के 94% तक के डिपॉजिट्स अनइंश्योर्ड थे, और चूंकि ये डिपॉजिट्स अनइंश्योर्ड थे, सारा रिस्क डिपॉजिटर्स के पास था। अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो हर एक डिपॉजिट अकाउंट के लिए 5 लाख तक के अमाउंट का इंश्योरेंस लिया जाता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक ऐसी संस्था है जो ये सारे डिपॉजिट्स का इंश्योरेंस लेती है। मतलब अगर मैं और आप 5 लाख रुपए एक बैंक में इन्वेस्ट करेंगे और खुदा ना खास्ता वो बैंक गिर जाती है, तो हमें वो पूरे 5 लाख डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन वापस दे देगी। और इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि ये जो लिमिट है वो हर एक बैंक के लिए अलग अलग है। मतलब अगर आपने 5 बैंक में 5 लाख तक की डिपॉजिट्स करवाई है तो आपके पूरे 25 लाख रुपए सेफ है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालने के लिए जाए तो ये जरूर पूछिए कि क्या वो आपके डिपॉजिट्स को इंश्योर करते हैं, और अगर करते हैं तो कितने अमाउंट तक करते हैं। दूसरा, जैसे हमने देखा, फिक्स डिपॉजिट भी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर से अगर वो कहावत को याद करें तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपका जो भी इन्वेस्टेबल सरप्लस है उसको डिफरेंट असेट क्लासेस में रखें। क्या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं? तो आपकी इच्छा जरूर से कमेंट्स में लिखिए, मैं आपकी हर एक कमेंट पढ़ता हूं। अभी अगर संक्षेप में बताऊं तो आपका जितना भी इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो आपको डिफरेंट असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि इक्विटी, डेट म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, बॉन्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके कारण आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे, मैनेजिंग योर रिस्क।
पर आपको क्या लगता है, सिलिकॉन वैली बैंक जैसे एपिसोड क्या इंडिया में भी हो सकते हैं? इंडिया में भी बैंक्स फेल तो हुई है, जैसे कि यस बैंक, पीएमसी बैंक एक्सेट्रा, लेकिन उसके कारण कुछ डिफरेंट थे। इन बैंक्स ने ऐसे लोगों को लोन्स दी थी जिन लोगों ने बैंक पे डिफॉल्ट कर दिया था, उन्होंने अपनी लोन्स को वापस नहीं किया था। जैसे कि आपको पता है कि सिलिकॉन वैली बैंक फेल होने का रीजन बहुत ही डिफरेंट था। ऑन अ जनरल नोट, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडियन बैंक्स को रेगुलेट करने वाली एजेंसी है, वो बहुत ही कंजर्वेटिव है। उन्होंने ऐसे नॉर्म्स बनाए हुए हैं जिनके कारण बैंक्स के फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आरबीआई के सारे डिसीजंस डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पार्ट 1 में बात की थी कि बाज़ल 3 नॉर्म्स का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एलसीआर नॉर्म्स है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नॉर्म्स। अमेरिका में बहुत सारी बैंक्स ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो ये एलसीआर नॉर्म्स आज से नहीं बल्कि 2015 से सारी बैंक्स को फॉलो करना कंपलसरी है। तो इन समरी, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर काफी रेगुलेटेड है, जिसके कारण बैंक रन के चांसेस कम है लेकिन जीरो नहीं है। एक और गुड न्यूज ये है कि बॉन्ड प्राइसेस के गिरने के कारण इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के केवल 6% कैपिटल को इम्पैक्ट हुआ है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के केवल 15% कैपिटल को इम्पैक्ट हुआ है। एसवीबी बैंक के एपिसोड ने हमें डाइवर्सिफिकेशन तो सिखाया, लेकिन एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी सिखा दी। हमारा पोर्टफोलियो बनाते टाइम हमें ये चीज का बहुत ही ध्यान रखना है कि हमें कितनी लिक्विडिटी की जरूरत हो सकती है। हमें इनफ लिक्विडिटी इंश्योर करने के बाद ही लॉन्ग टर्म या वेरी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बीच में ही हमें वो सिक्योरिटीज को लिक्विडेट करना पड़ेगा, और अगर मार्केट फैक्टर्स उस टाइम पे फेवरेबल नहीं रहे तो हमें लॉसेस हो सकते हैं। आप सही समझे, एग्जैक्टली यही चीज एसवीबी के साथ हुई थी। मेरी ये एडवाइस रहेगी कि आप जब भी अपना पोर्टफोलियो प्लान कर रहे हो तब 2 चीजों को ध्यान में रखिए। नंबर 1, एक रफ एस्टिमेशन लगाइए कि आपको नेक्स्ट 5 या 10 साल में कितने लिक्विड पैसों की जरूरत पड़ सकती है। ये एस्टिमेशन मैक्सिमम होना चाहिए कि मैक्सिमम कितने लिक्विडिटी की आपको जरूरत हो सकती है। और दूसरा, आपने अपने पोर्टफोलियो में डेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो स्पेस बनाई हुई है, उस स्पेस में से 33% जितना हिस्सा आप ऐसी वेरी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में रख सकते हैं। तो आसान भाषा में, अगर आपके पास 100 रुपए है और आपने डिसाइड किया कि 100 रुपए में से 70 रुपए में इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा और 30 रुपए में डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करूंगा, तो ये जो 30 रुपए है उसका 1/3 हिस्सा, मतलब करीब करीब 10 रुपए आप ऐसी वेरी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपको लिक्विडिटी का क्रंच नहीं आएगा। अगर ऐसे टिप्स के बारे में आप और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर मुझको बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत में हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा गोल्ड होता है। आपने न्यूज में सुना होगा कि गोल्ड के प्राइसेस करीब करीब 60,000 रुपए तक के लेवल्स पे पहुंच गए हैं। तो इस सिचुएशन में क्या आपको ज्यादा गोल्ड खरीदना चाहिए, या आपके एग्जिस्टिंग गोल्ड को बेचना चाहिए, या फिर जितना गोल्ड है उसको बरकरार रखना चाहिए एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से? आइए डिस्कस करते हैं। गोल्ड की जो प्राइसेस रहती है वो यूएस डॉलर इंडेक्स से इनवर्स से रिलेटेड रहती है। आसान भाषा में समझते हैं। पहले समझते हैं कि यूएस डॉलर इंडेक्स क्या है। यूएस डॉलर इंडेक्स एक 6 करेंसीज का बास्केट है जिसमें यूएस डॉलर की रिलेटिव वर्थ उन करेंसीज के सामने डिटरमाइन की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर की वैल्यू वर्सेस जापानीज येन की वैल्यू, यूएस डॉलर की वैल्यू वर्सेस स्विस फ्रैंक की वैल्यू, वगैरह वगैरह। अगर हम अक्टूबर 2022 से यूएस डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करें तो हमें ये दिखेगा कि यूएस डॉलर इंडेक्स लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस डॉलर कंटिन्यूसली वीकन हो रहा है एज अ करेंसी एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज इन द बास्केट। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कि डॉलर बहुत ही ओवर वैल्यू हो चुका था और वो अपने रियल वैल्यू पे वापस आ रहा है। अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अक्टूबर 2022 से यूएस डॉलर इंडेक्स की वैल्यू कम हो रही है, और उसी दौरान अक्टूबर 2022 से आज तक गोल्ड की प्राइसेस लगातार बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड प्राइसेस जनरली करेंसी मतलब यूएस डॉलर इंडेक्स के इनवर्स रेशियो में चलती रहती है। उसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि जैसे जैसे डॉलर की वैल्यू
कम हो जाएगी, डॉलर वीकन हो जाएगा, वैसे वैसे लोग गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। इसका बहुत ही सिंपल रीजन ये है कि जब भी डॉलर की वैल्यू कम होगी, मोर गोल्ड कैन बी परचेस्ड, तो इसी कारण गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी है। गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने का एक और कारण हो सकता है, यूएस में एसवीबी बैंक, सिग्नेचर बैंक जैसे बैंकिंग क्राइसिस होने से लोगों को गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक सेफर ऑप्शन लग रहा है, और बहुत सारे लोग जब एक साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई स्कैर्स होने के कारण गोल्ड की प्राइसेस बढ़ेगी। गोल्ड की प्राइस राइज की कहानी में एक तीसरा रीजन भी है। तीसरा रीजन ये है कि यूएस इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जैसी इकोनॉमीज में इंटरेस्ट रेट्स अभी पीक पर है। धीरे धीरे वो कम होना शुरू होंगे, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू होते हैं वैसे वैसे बॉन्ड, डेट म्यूचुअल फंड्स की यील्ड कम हो जाती है, और जैसे जैसे उनकी यील्ड्स कम हो जाती है वो इन्वेस्टमेंट्स लुक्रेटिव नहीं रहते। जैसे जैसे वो इन्वेस्टमेंट्स लुक्रेटिव नहीं रहेंगे, लोग फिर से गोल्ड की तरफ मुड़ेंगे और गोल्ड को बाय करने के लिए दौड़ेंगे, और जैसे ही लोग डिमांड बढ़ाएंगे वैसे गोल्ड स्कैर्स होने के कारण उसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। तो ऑल इन ऑल, अगर रीजन नंबर 1 कि यूएस डॉलर इंडेक्स कम हो रहा है, रीजन नंबर 2 बैंकिंग क्राइसिस के कारण लोगों को भरोसा ज्यादा गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स पे है, और कारण नंबर 3 आगे चल के जैसे इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस होने वाले हैं वैसे लोग गोल्ड की तरफ मूव करने वाले हैं। इन 3 रीजंस के कारण गोल्ड की वैल्यू अभी जो है या तो उतनी मेंटेन हो सकती है या तो थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। तो अगर इम्प्लीकेशंस की बात की जाए तो आपकी गोल्ड की जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको आप थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड बाय करना है तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या आपका बाइंग डिसीजन आप थोड़ा डिले कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो सारांश में एसवीबी बैंक के एपिसोड में हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स थे। अगर हम स्टार्टअप कर रहे हैं तो हमें अब याद रहेगा कि हमें अपने सारे पैसे कोई एक बैंक में डिपॉजिट नहीं करने हैं। अगर हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो भी हमें ये याद रहेगा कि हमें अलग अलग बैंक की एफडीज में अपने पैसे अलोकेट करने हैं। कोई भी पोर्टफोलियो ड्रॉ करते टाइम हमें ये याद रहेगा कि हमें हमारी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स का बहुत ही ध्यान रखना है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करते टाइम हमें ये याद रहेगा कि अगर हम अपने गोल्ड को होल्ड कर सके तो बेस्ट है। अगर हमें बाय करने की ज़रूरत हो तो हमें चेक करना चाहिए कि क्या वो डिले हो सकता है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके लिए कौन सा टेक अवे सबसे इम्पोर्टेंट था। हमारे सारे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए खूब खूब धन्यवाद।